हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। आज की सीरीज हम इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं कि आपने पिछली सीरीज वॉच कर ली होगी। अगर आपने नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर अब वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हर एक सीरीज पिछली सीरीज से रिलेट होती है। क्योंकि हम यहाँ पर एक बुक का जो है रिवीजन कर रहे हैं, और इस बुक में जो है आपके पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो आपको जरूरी है, आगे की सीरीज आपको तब अच्छे से समझ में आएगी, अंडरस्टैंड होगी, जब आप पिछली वीडियो सीरीज को वॉच करेंगे। तो हम देखें कि पिछली वीडियो सीरीज में हमने क्या कवर कर लिया था। ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हो चुके थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। साथ ही साथ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हमने कवर कर लिया था। तो हमारे ये जो आप दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हमने कवर कर लिए थे। और इसके बाद हमने कहाँ पर स्टॉप किया था इस रिवीजन को, ये आप देखते रहिए कि ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो आशा करूँगा कि आपको पसंद आई होगी। हर एक सीरीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। हर एक सीरीज़ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट और सिलेक्टेड, ये देखिए आप, सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे और हम इस पेज पर थे। तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था, यहाँ पर हम लगभग थे खाद्य श्रृंखला में, यानी कि फूड चेन की बात हो रही है। फूड चेन, फूड चेन में जो है ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? एक दिशा में होगा। अब हम स्टार्ट अगर करें तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। एक जो है प्लांट है, ठीक। ये क्या है? प्लांट है। इसने भोजन बनाया, इसको जो है छोटे कीटों ने खाया, ठीक। भेड़ बकरी ने खाया। फिर इसको जो है कीटों को किसने खाया? उससे बड़े जीव ने, मांसाहारियों ने खाया, ठीक है। बकरियों को किसने खाया? तो ये जो श्रृंखला चल रही है, तो इसका जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा किसमें ट्रांसफर हुई? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले सेकेंडरी जो है कंज्यूमर, उसमें, फिर सेकेंडरी से फिर दूसरे में। तो जो फूड चेन है, ये तरीके से एक फूड चेन बन गई है, ठीक। ये फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। अच्छा, जो फूड चेन होती हैं, अब इनको कुछ और देखो। एक जीव को, अब पेड़, इस चीज को देखो, पौधे को बकरी खा लेती है, इसके अलावा भी कीट खा लेते हैं। कीट, छोटे जो कीट होते हैं, बकरी को कुछ और कोई खा लेता है, और कीटों को भी कोई और खा लेता है। फिर इनको जो खाता है, इनको कोई दूसरा खा लेता है, इनको जो खाता है कोई तीसरा खा लेता है, इसको फिर कोई दूसरा खा लेता है, फिर इसको ये खा लेता है। तो ये इस प्रकार का ये एक जाल हो जाता है एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में। फूड चैन से निर्मित आपका हो जाता है खाद्य जाल का निर्माण। तो इसमें पूछा है संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो सभी जीवों में कौन करेगा? खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी, यानी खाद्य चैन की बात हो रही, कई पथों में से गुजरता है क्या? खाद्य जाल। कोई किसी को खा लेता है, ऐसा तो, ये एक प्रोडक्ट है, किसी ने खाया, ठीक। ये प्रोडक्ट किसी और ने खाया, यही प्रोडक्ट किसी और ने खाया। अब ये वाला किसी, इन दोनों को किसी ने खा लिया, इसका भी किसी दोनों ने खा लिया। अब इनको जो है किसी और ने खा लिया, और इसको किसी और ने खा लिया, और इसको भी खा लिया, और इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया। तो एक नेट बन गया, यानी जाल। ये जाल बन गया, ठीक। तो ये जाल जो है कई पथों से, एक पथ, दो पथ, तीन पथ, इधर से आपका इधर भी खा लिया, इधर से इधर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह, अब जो जो जाल बना है ऐसे तरीके से एरो का, तो ये जो जाल है, ऊर्जा का प्रवाह, यही ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी, एक दिशा में तो जा रहा है लेकिन कई पथों से गुजरता है। ये बात सही आपको ध्यान रखना है। किसमें? खाद्य जाल में, कई पथों से। अब ऊर्जा किसी और के पास, किसी ने खाया, फिर किसी ने खाया, फिर इसको किसी ने खाया, फिर तो ऊर्जा का जो प्रभाव हो रहा है खाद्य जाल में, क्या है? कई पथों से होकर गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊर्जा हम जो है ऊष्मा में नापते हैं, ठीक। ऊर्जा का ही जो रूप होता है एक ऊष्मा होता है। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, अब भाई नेचर की क्रियात्मक इकाई है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सारे जीव जंतु, ठीक है। और आपके कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, ऊर्जा, टेम्परेचर, वायु, ये सब आ जाते हैं, और यही इसका ही सारा मिश्रण, इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? नेचर बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो किसकी इकाई हो गई? प्रकृति की इकाई हो गई कौन सी? इकोसिस्टम, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इकोसिस्टम की विचारधारा को कार्ल, मोबियस तथा फोबर्स ने संज्ञा प्रदान की क्रमशः। कार्ल मोबियस ने इसको बायोसिनोसिस
कहा है और फोबस ने इसको माइक्रोकोस्म कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रीन कलर के हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो आपको बहुत पता होगा, जो नहीं पता है वो आप देख लीजिएगा और वन लाइनर में समझ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने का ज़्यादा है नहीं। अम्लोद विद्य, देखो ऑक्जिलोफाइट्स, फाइट्स का मतलब प्लांट पौधे, प्लांट्स पौधे, ऐसे पौधे जो अम्ल की प्रेजेंस में उगते हैं उनको हम अम्लोद विद्य कहते हैं। और यहाँ पर अम्ल की वजह से जो पानी की मात्रा है थोड़ी सी कम होती है, इतना ध्यान रखना है। साइक्रोफाइट्स, ऐसे पौधे तापक्रम कम होने के कारण पौधे की सीमित मात्रा में ही जल उपलब्ध होता है। भाई तापक्रम ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर जल की मात्रा क्या है, कम है। लवणोद्भिद, हेलोफाइट, ऐसे पौधे जहाँ लवण का जो है प्रेजेंस ज़्यादा हो, लवण हो, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे हाइलोफाइट्स कहलाते हैं। शैलोद्भिद, शैल का लिथो का मतलब होता है परत या चट्टान, चट्टानों पर उगने वाले शैलोद्भिद यानी लिथोफाइट्स कहलाते हैं। बालकोद्भिद, सैमोफाइट्स, बालकोद्भिद में रेत या फिर बालू कंकड़ की जगह उगने वाले पौधे बालकोद्भिद कहलाते हैं। कर्सोफाइट्स, ऐसे भी पौधे हैं जो बेकार और सख्त भूमि होती है, फाइट्स है ना, पौधे हैं, कर्सोफाइट उनको कहते हैं जो बेकार और सख्त भूमि पर उगते हैं। मरुस्थलोद्भिद, मरुस्थलोद्भिद यानी कि मरुस्थल में यानी कि रेगिस्तान पर उगने वाले पौधे मरुस्थलोद्भिद एरमोफाइट्स कहलाते हैं। सवाना पौधे साइलोफाइट्स कहलाते हैं। स्क्लेरोफाइट्स, झाड़ियाँ जितनी होती हैं, पौधे का सूक्ष्म रूप जो होता है, सात सब झाड़ियाँ, ये स्क्लेरोफाइट्स कहलाती हैं। ये इजी आपका था, ये आपको इतने ध्यान रखने हैं, पूछ लिया जाता है इनमें से कभी ना कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पारिस्थितिकीय निकेत, इकोलॉजिकल निक, निक या बोलो या इसे निके बोलो, जो भी बोलो, कुछ निक, वैसे निक है लेकिन ई भी लगा दो तो निके बोल दो। तो इकोलॉजिकल निक जो है, इसका जो शब्द है निक, ये किसने दिया था, निके वर्ड किसने दिया था, ग्रीनेल्स ने दिया था 1917 में। इसमें है क्या, जातियों एवं उपजातियों के स्थानांतरीय वितरण व्यवस्था है, जाति या उपजाति। निक आखिर है क्या, निकेत कोई एक पर्टिकुलर जो है क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल चींटियों का घर, चींटियां हैं यहाँ पे, चींटियां, ठीक, सब क्या है, चींटियां हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक छत्ता मधुमक्खियों का, ठीक। अब ये इनका जो घर है, जो एक पर्टिकुलर स्पेस है, और ये छत्ता जो है एक पेड़ पे लगा है, तो ये क्या है, इनका एक निक कहलाएगा, निक। किसी जीव का निक वो है एक स्पेशल क्षेत्र जिसमें उसी जाति के जीव जो है रहते हैं, और वो उन जीवों के लिए क्षेत्र कैसा होता है, सुरक्षित। जैसे तालाब है, ठीक, वहाँ पर पानी में रहने वाले जीव रहेंगे तो उनके लिए तालाब सुरक्षित होगा, अदरवाइज वो कहीं रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्थान, पर्टिकुलर स्थान जहाँ पर एक सुरक्षित क्षेत्र हो, वो कहलाता है आपका निकेत, निलय या फिर निक। इन तीनों के नाम से आपको ध्यान रखना है। निक की बात हो, निक की बात हो तो एक सुरक्षित स्थान की बात हो रही है जहाँ पर एक ही प्रकार की जातियाँ रहती हैं। वैज्ञानिक ओडम ने जो है निकेत के बारे में कहा, निकेत एक सूक्ष्म निवास है, कैसा, माइक्रो हैबिटेट है, जिसमें एक ही प्रकार की जाति या उपजाति निवेश करती है। जैसे चींटियों के घर जहाँ भी होते हैं मिट्टी में, वो एक ही प्रकार का जातियाँ रहती हैं, तो उनका वो निके कहलाएगा। जैसे तालाब, समुद्र में मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु, तो उनका एक निक कहलाएगा, ठीक है। ओडम ने कहा था जिसमें एक ही प्रकार की जाति तथा उपजाति निवास करती है। एल्टन ने कहा था किसी जंतु विशेष या प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान निकेत कहलाता है। तो ओवरऑल आप ऐसा समझ लीजिए कि निकेत एक स्थान है जो उस जाति के लिए सुरक्षित पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर चीजें प्रोवाइड कराता है, वो निकेत कहलाता है। पारिस्थितिकी निकेत, यही आपका कॉन्सेप्ट, इतना ध्यान रखना है। किसी एक निकेत में यानी एक वातावरण में, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती। जैसे चींटियों का घर जहाँ पर है तो वहाँ उनका सुरक्षित स्थान है, तो चींटियां ही रहेंगी और दूसरा नहीं रह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा, निकेत का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता चला होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स 3, संख्याचर, संख्या का घनत्व,
प्रजाति का क्षेत्र, भोजन, आहार की आवृत्ति आदि को समाहित। संख्या चर में आपका देखो संख्या का घनत्व आ जाएगा, प्रजाति का क्षेत्र आ जाएगा, भोजन या आहार आ जाएगा। ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है निके का। निकेत चर यानी स्थान की बात हो रही है। निकेत क्या, पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, स्थान की ऊंचाई उसमें देखो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अवधि, आहार तथा संख्या में अनुपात। आवास चर, मृदा की जो आवास जहाँ रह रहा है वहां मृदा की उर्वरता, ढाल की मृदा, ऊंचाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। निकेत के जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखने हैं आपको। अब हमारा स्टार्ट होता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। देख लीजिए ये आपका जो है पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे तालाब के किनारे जो है जो भी जीव है, ये देखो तालाब में रहने वाले जीव, मेढक, और यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, कीड़े मकोड़े, और यहाँ पर हर्बीवोरस प्राथमिक जो उपभोक्ता, और यहाँ पर देखो H2O, और यहाँ पर इसमें जो भी पाए जाते हैं पानी में आपका टेम्परेचर, ठीक, ताप और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक प्रकार का क्या है, एक इकोसिस्टम है। An ecosystem is a community of living organisms interacting with each other and their non-living environment. एक इकोसिस्टम क्या है, एक समुदाय है, कम्युनिटी है, जीवों का एक समुदाय है, एक विशेष क्षेत्र है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। जो जीव हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। देखो सब एक दूसरे के साथ, कीड़े मकोड़े, मेढक, मछली, सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, और वो साथ ही साथ अपने नॉन लिविंग जिनमें जीवन नहीं है, जैसे ये लकड़ी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मृदा, पानी, H2O, टेम्परेचर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो ये हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। व्हाट मेक्स अप एन इकोसिस्टम, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम कैसे बनता है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आई होप दूसरा देखो एग्जाम्पल, एन इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। एग्जाम्पल में इकोसिस्टम के जो है आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये आपका देखो एग्जाम्पल पॉन्ड का जो है, एक पॉन्ड जहां पर जीव रहते हैं और अपने वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आपका हो गया। दूसरा आपका फॉरेस्ट, जंगल, ठीक, जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, टेम्परेचर है। नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका इंट्रैक्शन है। फिश टैंक, एक फिश टैंक बना लीजिए, उसमें भी डिजर्ट। तो ये आपके इकोसिस्टम के एक प्रकार है। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम वर्ड जो है टेंसले 1935 में दिया था। हमने पिछली वीडियो सीरीज में आपको बताया था कि जो इकोसिस्टम है 1935 में दिया गया टर्म है, और 1966 में, अगर आपने पिछली वीडियो सीरीज वॉच की होगी, तो जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, ये शब्द 1966 में टेंसले के द्वारा दिया गया था, बट इकोसिस्टम 1935 में दिया गया था। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की बात हुई 1935 में, उसके बाद इकोलॉजी, एक यही वातावरण का अध्ययन करना, नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करना, उनका जो है अध्ययन करना, आपका इकोलॉजी कहलाता है। ये 1966 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, वर्ड दिया था, बट इकोसिस्टम पहले आया, इतना ध्यान रखना। समुदायों के जीवों की रचना, ठीक, उनकी रचना, कार्य, उनके वातावरण के पारस्परिक जो है संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। अभी हमने समझ लिया, बहुत ही इजी है इकोसिस्टम को समझना, अंडरस्टैंड करना। एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, भाई सही है, आपसी अंतःक्रियाओं का समन्वय होता है। पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होती है, भाई क्षेत्र से रिलेटेड होती है। जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारिस्थितिक क्रिया का समन्वय होता है, ये भी आप जानते हैं। जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ क्या होता है, उनका कोरिलेशन होता है, रिलेशन होता है, और संबंध ही यही आपका इकोसिस्टम। अगर हम इनके घटक की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो आपके देखो नंबर 1 पे जीवीय, जीव जंतु। अजीवीय, अजीवीय में जिसमें जो है जीवन ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स, लकड़ी, पत्थर, ठीक है, इनमें जीवन नहीं है, बट ये प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में। इसके बाद इसके अलावा भी फैक्टर होते हैं। ऊर्जा संगठन, देखो ताप, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये ऊर्जा। तो कुल मिला के 3 संगठन। इसमें अजीवीय में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, ये तो जीव जंतु आ जाते हैं, पेड़ पौधे। इसमें ऊर्जा में ताप, लाइट है, इसके अलावा आप समझ सकते हो हीट, ह्यूमिडिटी, घनत्व, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। तो आपके 3 जो हो गए घटक हो गए। इनके बारे में डीपली थोड़ा सा ये आपको इमेज में
दिख रहा है इसके बारे में ओरली बहुत ही फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं। जीवीए पाथिक तंत्र इकोसिस्टम में दो घटक मिलेंगे आपको, बायोटिक एंड एबायोटिक, जिनमें जीवन हो, अबायोटिक जिनमें जीवन ना हो। बायोटिक में आपके उत्पादक आते हैं यानी प्रोड्यूसर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट जो भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन नहीं होगा तो उपभोक्ता खाएंगे क्या, तो यहाँ पर उत्पादक आ जाएगा, उपभोक्ता आ जाएगा और अपघटनकर्ता आ जाएगा। भाई इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले रोल यहाँ पर सबसे मेन रोल और भी बताया आपको, इनके बीच में जो क्रियात्मक सक्रिय इकाई है वो है आपकी सन। ठीक है, क्योंकि सन से ही क्या है हमको प्रकाश मिलेगा और जीव जंतुओं को जिससे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे। पौधों को क्या मिलेगा, प्रकाश, टेम्परेचर मिलेगा, तब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे, ऑक्सीजन का निर्माण और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही कार्बोहाइड्रेट क्या है कंज्यूमर्स के लिए उपयोगी होगा। क्या है कार्बोहाइड्रेट, पेड़ पौधे खाएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो सिर्फ हर्बीवोरस होंगे, जो पेड़ पौधों को ही खाएंगे। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता क्या होंगे, सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे जिन्होंने भोजन बनाया। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होंगे, इस प्लांट्स को तो खाएंगे ही खाएंगे, साथ ही साथ इनको खा लेंगे। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होंगे, ये तो प्रोडक्ट खा ही लेंगे, साथ ही साथ इनको भी खा लेंगे, इनको भी खा लेंगे। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता बस ये होंगे सिर्फ मांस खाएंगे, इनको खाएंगे और फिर इनको खाएंगे। तो ये जो है उपभोक्ता का एक क्रम है। अभी आगे चल के आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको पता है जनरली। अब गठनकर्ता आपको स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। अब इतने जीव हैं भाई, ये डेड होते हैं। अब जब डेड होते हैं, मरते हैं, अगर इनका अपघटन नहीं होगा, स्मॉल एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक साबित होंगे। तो भाई इनको भी तो खाने वाले हों, इनको भी तो कुछ करने वाले हों, वो होते हैं अपघटनकर्ता कहलाते हैं, डिकम्पोजर। मैंने पिछली वीडियो सीरीज में काफी बार इसकी चर्चा की है, बताया है। बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइट कवक होते हैं। कवक और बैक्टीरिया परपोषी कवक जो दूसरों पर भोजन प्राप्त करते हैं, तो बैक्टीरिया हो गए और कवक हो गए। ये क्या करते हैं, इन सबको जो है अपघटित कर देते हैं, और अपघटित करने के बाद क्या करते हैं, मृदा और एनवायरनमेंट में उनको तोड़ देते हैं, मिला देते हैं। और यही जो है चक्र चलता रहता है। इन्हीं चीज़ों को यूज करते हैं प्लांट्स, इन्हीं चीज़ों को यूज कर लेते हैं हम लोग, और इन्हीं चीज़ों से खाना बन जाता है। फिर वही ये चक्र चलता रहता है, अपघटन करता है, इनको ब्रेक करते रहते हैं सूक्ष्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यही साइकिल चलता रहता है। ये हो गई हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स की जनरली बात। अब आती है एबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो। तो जल में H2O कार्बन नहीं होता है। ठीक है, लवण साल्ट कोई भी लो, कार्बन नहीं होगा। ठीक है, गैसेस, यहाँ पर ये गैसेस जो है अकार्बनिक है, यहाँ पर एक गैसेस फॉर्म है, कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, दिस द गैस, और वो भी बेनिफिशियल गैस होगी। ठीक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और NH3। और फिर आते हैं सबस्टेंस कार्बनिक। ये जो है रियल कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस, इसमें कार्बन जो है प्रेजेंट होगा, और ये इंपॉर्टेंट हर तरीके के होंगे। ये है कार्बनिक पदार्थ। अच्छा, भौतिक फिजिकल में आपका आएगा लाइट, और सेकेंड आपका टेम्परेचर आ जाएगा। भौतिक घटक भाई आपको याद क्या रखना है, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात हो रही है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। भौतिक में आपको हमने बताया कि प्रकाश है, ताप है, हवा है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये थोड़ा सा जनरली आप थोड़ा सा इसको क्या करें, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब आशा करूंगा कि थोड़ा सा डल है, इमेज है वो शो हो रही होगी। ये आपका दिया गया है एक इकोसिस्टम का सिस्टम कि प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफस ने भोजन बनाया, हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर कार्निवोरस टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, एक्वेटिक, अगर हम जल तालाब की बात करें तो एक्वेटिक फूड चेन इस तरीके से, एक तरीके से फूड चेन है। एल्गी, एल्गी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्होंने खाना बनाया, उन्होंने उनको उस खाने को खाया। जूप्लैंक्टन छोटे कीटों ने, ये जूप्लैंक्टन छोटे जो कीट हैं, मांसाहारी मछली ने खा लिया। अब इस मछली को बाल्ड ईगल ने खाया, उच्च मांसाहारी।
टर्सरी जो है, टर्सरी कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर जो प्लांट से बना भोजन ये आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल फूड चेन में, आपका टेरेस्ट्रियल में मतलब कि स्थलीय जो ये तो थे पानी के पौधे और ये हैं आपके स्थल के पौधे, ग्रासेस जेब्रा ने खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया। इसको लायन ने खा लिया, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं है। लायन सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं है, लायन आपका टर्सरी कंज्यूमर्स है। ये समकक्ष लाइक दैट इसके आता है, तो ये टर्सरी में आते हैं उच्च मांसाहारी। ये इतनी बातें तो आपको बहुत ही ईजी है, शुरुआत से आपने जानी होगी। यहाँ पे भी इमेज देखो शो हो रहा है, सन की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, ये नहीं होगा तो भोजन जो प्लांट्स हैं भोजन नहीं बना पाएंगे। अब ये हर्बीवोरस ओमनीवोरस यानी हम लोग खा ही लेते हैं और इसको भी खा लेते हैं, ठीक है, ये इसको भी खा लेते हैं, ये कार्निवोरस। और इधर जो है इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने अभी पिछली बार बताया था, एक्सक्रीशन एंड डिके हो जाएगा, ये अपघटन करता है, स्कैवेंजर्स कहलाएंगे, इन सबको अपघटित कर देंगे और क्या करेंगे सॉइल में इनको रॉ एज ए रॉ मटेरियल फिर बाद में इसको यूज कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का। और इसके बाद जो है डिकम्पोजर्स की बात है, इसको भी जनरली समझ लीजिए। डिकम्पोजर्स हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। डिकम्पोजर्स अपघटन करता क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, किसमें, छोटे छोटे कणों में, एंड क्रिएट न्यू कंपाउंड्स, और एक नया पदार्थ बना देते हैं। डिकम्पोजर्स ये हैं, ये नया पदार्थ बना देंगे और फिर इसी पदार्थ का यूज होगा। वी यूज डिकम्पोजर्स टू रीस्टोर द नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल। जब ये जो है डिकम्पोज करेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स, यही आपके न्यूट्रिटिव एलिमेंट कराएंगे। इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल रिले होगी, चलेगी थ्रू कंट्रोल्ड कंपोस्टिंग। किसके थ्रू भाई, ये जब डिकम्पोज कर देंगे तो खाद बना देंगे, कंपोस्ट बना देंगे, खाद। डिकम्पोजर्स आर द लिंक हैं दैट कीप द सर्कल ऑफ लाइफ इन मोशन। भाई ये जो है लिंक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होंगे तो क्या है, लाइफ का जो मोशन है, लाइफ मोशन है, वो रेगुलेट नहीं होगा। तो ये रेगुलेटर्स है, स्कैवेंजर्स हैं। क्यों भाई, ये डेड ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, ये बदल देते हैं न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स में जो प्लांट्स यूज कर लेते हैं। मैन एनर्जी सोर्स मैंने आपको बता दिया, इकोसिस्टम का क्या होगा, सनलाइट। देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि हवा में बातें कर दी। देखो इकोसिस्टम का मेन एनर्जी सोर्स आपका सनलाइट होगा, ओके। प्लांट्स कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये खुद का भोजन बना लेते हैं, और हम लोग जीव जंतु हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो प्लांट्स पर निर्भर होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं और प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, इसके थ्रू आपका कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, अब यही फोटोसिंथेसिस में होती है रिडॉक्स रिएक्शन। हमने बताया कि रिडॉक्स दरअसल क्या है कि भाई CO2 प्लस H2O ये दो प्रोडक्ट हो गए, और इसके बाद सनलाइट यहाँ पड़ती है, सूर्य का प्रकाश किस पर, पौधों की पत्तियों पर, ये पत्ती है इस पर पड़ती है, और ये क्या करती है फिर निर्माण किसका करती है, C6H12O6, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, और फिर ऑक्सीजन का, और कुछ रूप में पानी का भी, ठीक है, पानी भी पत्तियों से बनता है बाद में, तो ये बनता है। तो इसमें रिडॉक्स देखना, CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 का रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में, अपचयित होगा, और H2O का होगा आपका ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन होगा। तो पानी जो है, पानी का होता है ऑक्सीडेशन, जिससे बनती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, H2O से, हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं है क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी जो है प्रोडक्ट है वो कहाँ से आता है, तो आपको बताना है जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस, ये तो अभी बता रहे कॉन्सेप्ट, जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनाएगा आपका ऑक्सीजन, इसका जब रिडक्शन होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। तो वो इतना ध्यान रखना है। रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का योग हो तो रिडक्शन प्रोसेस होता है, या फिर गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन एडेड हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स मिलें तो रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन का एड होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है।
तो फोटोसिंथेसिस इज द रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्रियाएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट इमेज। पारिस्थितिक तंत्र प्राथमिक उत्पादक, जल का एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्राथमिक उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, वो शैवाल होंगे जल में। वन में आपके बड़े बड़े वृक्ष और झाड़ियाँ पौधे होंगे। घास में आपके जो है घासें होंगी, जंगली छोटे शाकीय झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे होंगे। क्रॉप में आपकी फसल होगी। प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, ठीक है। इमेज थी इंपॉर्टेंट इस बुक में। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है इस बुक में, पॉइंट उनको मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया है। बस आपको उतना ही कवर करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। और मैं यहाँ पर आपको इजी वे में समझा रहा हूँ पूरी बुक के कॉन्सेप्ट को, और ये हमारी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पूरे सिस्टम को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। सीरीज हमारी इस तरीके से स्टार्ट होती है, कॉन्सेप्ट, पॉइंट, टॉपिक, आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद टॉपिक। तो नेक्स्ट पार्ट अपना चालू है। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? जलीय अपघटन, हाइड्रोलिसिस जिसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के द्वारा एटीपी, एटीपी क्या है? एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमको। जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी जीव जंतु जो है, एनर्जी होगी तो ही वो क्रिया कर पाएगा, और ये होगा आपका हाइड्रोलिसिस के थ्रू। और ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट में होता है। अभी ये आगे आपको पता चलेगा, इसलिए सारी सीरीज हमारी इंपॉर्टेंट है। एक भी सीरीज अगर आपने मिस की तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इसका फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल। किसी सेल, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस होता है, जलीय अपघटन होता है, तब जाके एटीपी बनता है। ये भी आपको केल्विन साइकिल, आपका जो है क्रेब्स साइकिल, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा इस टॉपिक में, इस सीरीज में। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में आपका जो है ये प्रोसेस होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी फॉस्फेट के वजह से जब बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी रिलीज होती है। और ये एटीपी बनता कैसे? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दैट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। जब ग्लाइकोलिसिस होगा तब जाके एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये क्रेब्स साइकिल है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो आपका होता है सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन, कोशिका, कोशिकांग पता है आपको, पेड़ का जो है क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम। ये भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। जैसे प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो 90%। प्रत्येक पोषण तल पर कितने परसेंट ऊर्जा जैविक क्रियाओं में, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है ऊर्जा कितनी? 90% यूज हो जाती है। पोषण तल की बात हो रही है, प्रत्येक पोषण तल एक लेवल पर। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या कैसी होती है? आपका एक इकोसिस्टम है, वो कैसा है? बैलेंस्ड है। तो उसमें जीवों की संख्या आपकी कैसी होगी? स्थिर होगी। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? संख्या वाला पूछा, संख्या वाला उल्टा बनेगा। भाई एक वृक्ष का है, अब हमने एक देखो, अभी इसका इमेज के थ्रू भी अभी आप आगे चल के पता चलेगा। ये एक पेड़ है, ठीक, इसका स्टेम है, और ये आपका जो है ऊपर शाखाएं और वो सब हैं। तो ये पेड़ बन गया। अब संख्या की बात की जा रही, तो जड़ में कुछ जीव होंगे। देखो जड़ में कुछ जीव होंगे, मानो कि 4 जीव। तना में रहने वाले, जो तना में रहेंगे, ये जड़ का पोर्शन है, तना में रहेंगे आपके मानो 6, ठीक। लेकिन यहाँ पे पक्षियों और जीवों की संख्या, कीटों की संख्या बहुत है, लगभग 20। तो आप समझो 20, अब हम 20 इधर बनाए 20, ठीक है, 20 हमारे ये हो गए। 6 इधर बना दिए 6, फिर 4। अब देखो ये पिरामिड बनेगा। अब इसको संख्या की बात हो रही है, अब ऐसे हमने करके कर लिया। तो यहाँ पे कम संख्या, यहाँ पर ज्यादा संख्या, तो पिरामिड कैसा हो गया? पिरामिड क्या होता है? त्रिकोणीय वो होती है। अब ऐसा पिरामिड जो है सीधा होता है। अब ये बन गया उल्टा। तो वृक्ष की अगर बात की जाए तो इसका पिरामिड कैसा हो जाएगा? आपका उल्टा, क्योंकि जड़ में कम जीव होंगे, तना में कम होंगे, और ऊपर शाखाओं में ढेर सारे जीव रहेंगे, तो संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? ऊपर के पोर्शन में। तो पिरामिड कैसा हो जाएगा? आपका उल्टा हो जाएगा। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? भैया 10%। प्रोड्यूसर जो है उन्होंने 100 प्रोड्यूसर ने भोजन बनाया, ठीक है, बकरी ने खा लिया,
ठीक, बकरी ने खा लिया। अब इसकी इन्होंने जो है सारा भोजन तो नहीं खा पाएगा ना बकरी पूरा, तो इसका तो 100% इसने ले लिया, ठीक, मानो 100% ले लिया। बकरी को किसी ने, भेड़िए ने खा लिया, भेड़िए ने, अब इसका जो है 10% ही ऊर्जा इधर जाएगी, ट्रांसफर होगी अगले पोषण तल में 10%। और ये नियम था 10% का नियम, प्रतिशत नियम कहलाया, और किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। भाई प्रकाश है, फोटोसिंथेसिस पौधे की पत्ती है, ये मानव की पत्ती है, यहाँ पर प्रकाश पड़ा, टेम्परेचर, ठीक, तो ये कैसी ऊर्जा होगी? प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। अब यहाँ भोजन बन गया, पत्तियों ने क्या कर लिया? प्रकाश लेके बना लिया यहाँ पर भोजन। अब भोजन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट ये कैसे हो गए? केमिकल हो गए एक तरीके से कंपाउंड। तो प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। भाई सिंपल है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में क्या होगा? ऊर्जा सूर्य का यानी प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाएगी? रासायनिक ऊर्जा में। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? डेट्रिटस। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है डेट्रिटस कहलाती है। कैसे मृतजीवी? जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे डेड, अब कोई जो है जीव मर गया, अब यहाँ पर क्या है? मिट्टी में पड़ा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो है खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेड मृतजीवी होगा। यहाँ पर कोई भी परजीवी जो है, जैसे कबा कबा फंगस रहने लगा, भाई डिकम्पोजर्स रहने लगे, तो इनकी जो श्रृंखला कहलाएगी डेट्रिटस। डेड एनिमल्स की जो श्रृंखला कहलाती है, डेड खाद्य श्रृंखला कहलाती है डेट्रिटस। इतना याद आपको रखना है। चलिए, एक सीमा तक प्रकृति की अपने पार्थिव तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है होम्योस्टैटिस। ये पार्थिव तंत्र को संतुलित, अब जब संतुलन की बात हो तो होम्योस्टैटिस कहलाती है। हम लोग भी होम्योस्टैटिस प्रोसेस का यूज करते हैं। जब हमें ठंड लगती है तो क्या करते हैं? हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है कैसे अपने आप को रेगुलेट कर लेता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो जो संतुलन कहलाएगा आपका होम्योस्टैटिस। किस क्रिया द्वारा नेक्स्ट, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? ये होती है विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? विनाइट्रीकरण के द्वारा। भाई पृथ्वी से, यहाँ पर जो है पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ठीक, एलिमेंट है, अब ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में इन्वायरमेंट में पहुंचेगी, नाइट्रेट फॉर्म में यहाँ पर जो है प्रेजेंट है भूमि पे, और इन गैस के फॉर्म में पहुंचेगी, तो इसे क्या कहता है? ये प्रोसेस कहलाता है विनाइट्रीकरण, विनाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को जब एलिमेंट के रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में, आयंस की आयन मान लो, नाइट्रोजन आयंस के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, मतलब कि गैस अब आयंस के फॉर्म में हो तो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, नाइट्रीकरण। और जब आयंस गैस के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चले जाएं तो विनाइट्रीकरण हो जाता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में कितना सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन चक्र में। यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन चक्र में सबसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसमें होगी? हाइड्रोजन चक्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। भाई हाँ, सही है। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? ये क्वेश्चन है, तो ये करता है अमोनियम आयन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, स्टार लगा लो इस पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पौधे जो है एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक करते हैं, लेकिन धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में लेता है। और इसे लेने के लिए धान के पौधे के जो क्रॉप फील्ड होते हैं, खेत में, आपका एनाबीना, ठीक है, एनाबीना, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये एक तरीके से क्या है? सूक्ष्म बैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं धान के खेतों में। ये क्या करते हैं? ये करते हैं नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे धान का पौधा प्राप्त कर लेता है। लेकिन ज्यादातर जो है अधिकांश पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, इतना आपको ध्यान रखना। बैक्टीरिया, आर्कियल और फंगल समुदाय। आर्कियल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंगल यानी कि फंगस, माइक्रोबियल समुदाय की प्रचुरता भैया इसमें धान के पौधे में होती है। ये चीजें होंगी तब जाके नाइट्रेट आयन, और जो सरसों की जड़ होगी उसमें भी नाइट्रोजन एंड चक्रण, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल आपको जनरली समझ में आ गया है, नहीं आया है
तो थोड़ा सा ध्यान दो धान के पौधे पे, तो समझ में आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है धान का एक प्लांट है, ठीक है। धान के जड़ों में राइजोपियर यानी माइक्रोबियल, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आर्कियल आपके बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, मृदा की, ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ से समझो, यहाँ पे यूरिया, खेत में हमने खाद डाली जिसमें नाइट्रोजन है, यूरिया अमोनियम आयन है, ये मृदा में गए, ठीक, ये मृदा में गए। NH4 अब यहाँ पर पानी प्रेजेंट है तो हाइड्रोलिसिस हुई, अमोनियम की आयंस की हाइड्रोलिसिस, NH2OH बन गया, ठीक। अब इसके बाद नाइट्रिफिकेशन हो गया इसी का तुरंत, NO2 हो गया। NO2 होने के बाद यहाँ पर नाइट्रेट आयन हो गया। नाइट्रेट आयन क्या है, पौधे ने प्राप्त कर लिए। यहाँ से देखो नाइट्रेट के रूप में भी प्राप्त कर लिए, और यहाँ पर जो अमोनियम आयन है इसने डायरेक्ट भी प्राप्त कर लिए। देखो ये वाला डायरेक्ट प्राप्त किया, ये वाला किया, और ये तीर है यूरो, ये भी देख लो ये कैसे प्राप्त किया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। नाइट्रेट आयन का इमोबिलाइजेशन होता है तो माइक्रोबियल नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होता है। ये किस तरीके से आती है, यहाँ से आ जाती है, देखो ऑर्गेनिक यहाँ से आ जाता है, फिर यहाँ माइक्रोबियल यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से भी आ जाती है, देखो यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकती है, और ये डायरेक्ट यहाँ माइक्रोबियल नाइट्रोजन जो है यहाँ भी पहुँच जाती है, और इसके थ्रू अमोनियम आयन यहाँ से मिल जाता है। तो नाइट्रेट आयन के रूप में होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर देखो अमोनियम आयन से अपटेक हुआ है, ठीक। दूसरा एमिनो एसिड ऑर्गेनिक, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन ऑर्गेनिक एन, और यहाँ से बन गया एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड जो प्रोटीन है वहाँ से एन मिला, तो यहाँ से भी इसको नाइट्रोजन मिल जाता है। इस तरीके का ये प्रोसेस है। और विनाइट्रिफिकेशन जब होता है तो अमोनियम से, देखो अमोनिया एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये जनरली शो हुआ है कि नाइट्रोजन का साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा टिपिकल है। अब यहाँ पे बस आपको ओनली बस समझना है, GS के पोर्शन में इतना आपको PhD नहीं करनी है कि आप उसमें बिल्कुल ही अब ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए और आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होने चाहिए, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको बनाए रखना है। इकोसिस्टम के आधारभूत घटकों, नेक्स्ट है इकोसिस्टम के आधारभूत घटक आपके देखो जैवीय घटक, अजैवीय घटक, ठीक है। घटक अजैविक उत्पाद उपभोक्ता अपघटन में किसी भी एक का अभाव कारण बनता है अपूर्ण। भैया जो घटक हैं अगर किसी में भी कमी हो जाएगी तो इकोसिस्टम कैसा हो रहेगा, अपूर्ण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम, देखो समुद्र की बात हो रही है और श्रृंखला हो रही है, क्या है, समुद्र में एक चैन, आहार चैन, समुद्र की बात कर लो तो सबसे पहले समुद्र, देखो यह है समुद्र, यहाँ पर छोटे छोटे डायटम्स हैं जो स्वपोषी हैं, खुद अपना भोजन बना लेते हैं। अब इनको जो है, अब क्रस्टेशियाई, अब छोटे से जीव जो है क्रस्टेशियाई, जिनको कवच, घोंगा, सीप, ठीक है, सीपी जीव होते हैं, इनको क्या कर लिया है, इन जीवों ने इनको लिया खा, तो इनको खा लिया, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स ये क्या करते हैं, स्वपोषी हैं, खुद खाना बना लेते हैं, इनको खा लिया क्रस्टेशियाई ने। फिर इसके बाद हेरिंग, मांसाहारी उपभोक्ता, फिर इसके बाद जो है आपका जो है जीव जो है मांसाहारी है, किसमें, समुद्र में, ये इसको खा लेता है। तो सिंपल सा है, कुछ है नहीं। तो आई होप यहाँ तक की जो है सीरीज आपको, जनरली हमने बात कर ली इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम के बाद जो है हमारी बात होगी इसी में खाद्य श्रृंखला की। भाई जनरली हमने इकोसिस्टम देख लिया, समझ भी लिया, अब हम इसके बाद बात करेंगे इसमें फूड चेन की। किसकी बात करेंगे, फूड चेन की, क्योंकि बुक्स को सीरियल से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 41 पेज तक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है इस बुक की। 41 पेज यानी कि लगभग 50 पेज तो हमने कंप्लीट कर लिए इन सिर्फ 4 वीडियो में। तो आप समझ लीजिए कि पूरी बुक कितने वीडियो में खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। फिलहाल अगर आपको थोड़ी बहुत एनवायरमेंट इकोलॉजी आई, तो हम बता रहे थे कि आगे के सीरीज में हमने जो है इकोसिस्टम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम फूड चेन की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे
फूड वेब की यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जैव संचयन तथा जैव आवर्धन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डीडीटी है आपका, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनकी हम बात करेंगे। जैव आवर्धन और जैव संचयन पीपीएम की बात करेंगे, तो इनकी भी 224D की बात करेंगे। इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है 3 पॉइंट और बचे हैं इकोसिस्टम में, फूड चैन, फूड वेब और जैव संचयन तथा जैव आवर्धन। इसके बाद का सिस्टम होगा डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का गति विज्ञान। गति विज्ञान में थर्मोडायनामिक्स के नियम हैं थोड़े, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्थिरता की बात करेंगे, और पिरामिड्स जो है, पिरामिड समझेंगे आपका जीव भार का, जीव संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का, संचित ऊर्जा का पिरामिड, और पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण लास्ट में देखेंगे। और बस चैप्टर यहाँ पर ये वाला इकोसिस्टम का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके जो सीरीज के क्वेश्चंस बनेंगे, लगभग क्वेश्चन दिए गए हैं इस इंपॉर्टेंट सीरीज, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप जान लीजिए, 124 क्वेश्चन। इस 124 क्वेश्चन, फिलहाल ये सारे 124 क्वेश्चन इन सीरीज में इंक्लूड हैं ऑलरेडी, बट इनका रिवीजन एक बार जो है एमसीक्यू थ्रू हम लोग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? एमसीक्यू थ्रू जो है हम इनका रिवीजन भी कर लेंगे, वो भी मजेदार होगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। लगभग 4 टॉपिक और बचे हैं, इनके कंप्लीट होने के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, कम्युनिटी इंटरेक्शन, सामुदायिक अंतक्रिया। इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट साइंस की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट सीरीज आपको मिल रही है। तो इसी आशा के साथ जो है कि आप वॉच करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और सीरीज के साथ बने रहेंगे। हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।